हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। माई सेल्फ सचिन दत्ता। और आज जो हम अपना चैप्टर जो पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का, बैंकिंग पढ़ रहे हैं, जो बैंकिंग का जो कौन सा है, पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया। यानी जो बैंकिंग आपका चैप्टर है, यानी ये जो सेकेंड यूनिट है आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा 12वीं की, उसमें क्या है, ये यूनिट वाइज में दे रखा मनी एंड बैंकिंग। तो मनी वाला यानी मुद्रा वाला चैप्टर डिस्कस कर लिया है। और मुद्रा के बाद कौन सा चैप्टर आता है, बैंकिंग चैप्टर आता है। तो बैंकिंग चैप्टर का जो ये लास्ट पार्ट है, जो थोड़ा बहुत चीज़ें रह गया था, वो मैंने आज इसमें क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। तो पहले के सारे पार्ट जाकर देख लेना, तब ये वीडियो क्या आएगी, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। और ये पार्ट 6 है। एनसीईआरटी के हिसाब से पार्ट सेकंड थर्ड यूनिट वाइज दे रखा है, लेकिन जो बुक से मोस्टली पढ़ी जाती है उसमें 6 है। तो देख लेना। मेन है टॉपिक, तो टॉपिक के हिसाब से मैंने एक बार एनसीईआरटी की भी बुक देख लेता हूँ क्या क्या बुक है। तो सारे उसमें टॉपिक क्या हो जाते हैं, मोस्टली टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा सब यहीं से बनेगा। और इससे पहले जो हमने बैंकिंग चैप्टर में, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है उस चैप्टर में। तो बैंकिंग चैप्टर में हमने देखा कि केंद्र बैंक को समझा, वाणिज्य बैंक को समझा, उन दोनों में अंतर समझा, केंद्र बैंक के कार्य देखे, फिर केंद्र बैंक की 2 पॉलिसियाँ देखी हमने। कौन सी पॉलिसी, मात्रात्मक पॉलिसी और गुणात्मक पॉलिसी। मात्रात्मक पॉलिसी मतलब मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या देखा था, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमने बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सारी चीज़ें क्या है देखी थी। उसके बाद आ गया था क्या, गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में भी हमने इसका डेफिनेशन समझ लिया था कि गुणात्मक उपकरण क्या होता है। गुणात्मक उपकरण होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में क्या है, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए केंद्र बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार की नीति बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, मुद्रा पूर्ति को क्या किया जाता है, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उसको मुद्रा पूर्ति को रोका जाता है। तो बेसिकली हमने यही समझा था, अगर मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है मार्केट में तो इन्फ्लेशन की कंडीशन है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति है। तो यानी मुद्रा को क्या करना पड़ेगा, मार्केट से मुद्रा को कम करना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति होती है जब मार्केट में, बाजार में क्या हो, मुद्रास्फीति कम हो। तो मुद्रास्फीति कम होती है तो उसका मतलब क्या, अपस्फीति कंडीशन है। यानी अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन, यानी महंगाई बहुत कम है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, लिमिट में करना पड़ता है। तो उसको भी क्या करना पड़ता है, फिर मुद्रा पूर्ति अगर कम है मार्केट में तो मुद्रा पूर्ति को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, जाके वो लेक्चर देखें और अच्छे से देखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलें। और पढ़ाई में ज़्यादा इंटरटेनमेंट ढूंढने का प्रयास ना करें। इंटरटेनमेंट के बहुत साधन हैं, या तो इंटरटेनमेंट ही कर लो या फिर क्या कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करके चलो। आजकल देख ही रहे हो यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कूद कूद के टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, महिलाएं पता नहीं किस रूप में पढ़ा रही हैं, आप देखते ही होंगे, आते ही होंगे यूट्यूब पे। और उसमें इतने ज़्यादा क्या हो जाते हैं, व्यू बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों को क्या है, हम लोगों को जो है फालतू की चीज़ें क्या है ज़्यादा पसंद आती हैं। फालतू कहने का मतलब है शिक्षा पद्धति को भी कहीं ना कहीं क्या है, जानते ही क्या ही बोलना चाहिए, इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब शिक्षा को ऐसे पढ़ाया जाता है या फिर उसका क्या है वल्गैरिटी उसमें किया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है ख़राब चीज़ें। खैर, इन बातों से ऊपर हट के हम क्या समझने का, अपना लेक्चर समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और एक कहीं आप कहीं भी पढ़ते हैं और यहाँ से भी एक बार पढ़ के आप देखना, आपको क्या आएगा, चीज़ें अच्छी से क्या हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हम लेक्चर रखेंगे, देखेंगे साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण, जिसके हमने 3 उपकरण बताए थे। सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सीमांत आवश्यकताएं क्या है, सीमांत आवश्यकता बढ़ गया तो क्या होगा, सीमांत आवश्यकता कम हो गया तो क्या हो गया। साख की राशनिंग क्या है, साख की राशनिंग का प्रवेश हुआ तो क्या हो जाएगा, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा। नैतिक प्रभाव क्या होता है, साख गुणक क्या होता है, CRR कौन डिसाइड करता है, बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर होता है, चयनात्मक साख नियंत्रण किसे कहते हैं। तो ये क्या है, ओवरव्यू है। तो इसी को हम क्या है, इसी को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलो एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्या है,
सीमांत आवश्यकता है। यानी जब ऐसे आएगा ना, साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण बताइए, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं गुणात्मक उपकरण से अभिप्राय ये है कि जब अर्थव्यवस्था में चयनात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों में क्या किया जाता है, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक उपकरण। ये इसकी डेफिनेशन जो है मैंने पहले ही लिखवा दिया है, तो यहाँ पे दोबारा से लिखवाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो आप देखेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सीमांत आवश्यकता है, दूसरा है साख की राशनिंग, तीसरा है नैतिक प्रभाव। तो समझते हैं एक एक करके। सीमांत आवश्यकता क्या होता है? सीमांत आवश्यकता है, देखो सिंपल सा मतलब है, सीमांत आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है, जब भी आप बैंक में क्या जाते हैं, ऋण लेने जाते हैं, तो जब ऋण लेने जाते हैं ना, तो आप जमानत के तौर पर क्या करते होंगे, कुछ जमा करते होंगे, तो उसको कोलेट्रल बोलते हैं। जो जमानत राशि क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, तो उसको कोलेट्रल। एग्जाम्पल, आप होम लोन लेने गए, कुछ भी लेने गए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, कुछ ना कुछ अपने घर के कागज हो गए या कोई भी ऐसी प्रतिभूतियों को क्या है उनके पास रखना पड़ता है। तो रखना पड़ता है, तो सीमांत आवश्यकता समझना क्या, सीमांत आवश्यकता मतलब क्या है। सीमांत आवश्यकता का मतलब ये है कि आप क्या गए, बैंक में गए, और बैंक ने जो आपको ऋण दिया है, क्या दिया है, बैंक ने आपको ऋण दिया है, और प्लस ये बैंक ने क्या दिया, ऋण दिया, और आपने प्रतिभूतियों के तौर पर जो कुछ भी चीज़ क्या है बैंक के पास जमानत के लिए रखवाई है, तो उसके बीच को के अंतर को क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता है। एक बार मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन इससे समझो क्या लिखा हुआ है। मेरे वर्डिंग पे ध्यान ज़्यादा देना, क्योंकि वर्डिंग ही क्या करेगी मैटर। ये सब तो लिखा ही हुआ है, लेकिन जो मेरे शब्द हैं वो क्या है, आप लोगों के लिए बहुत क्या होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण तथा ऋणों के लिए दी गई जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य का अंतर है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा उदाहरण समझना कि आप बैंक में गए, आप बैंक में गए, आपको 10 लाख का क्या चाहिए, ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक कहेगी ले जाओ, बिल्कुल 10 लाख का ऋण ले जाओ। लेकिन 10 लाख का जो आप ऋण ले जा रहे हो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो दोगे ना, फ्री में तो दोगे नहीं। समझ रहे हो, फ्री में देने का मतलब क्या है, फ्री में कोई भी नहीं देगा। जैसे एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, तेरे नाम एक मूवी होती है, तो जो एक्ट्रेस की जो बड़ी बहन होती है, तो बैंक में जाती है लोन लेने के लिए। तो लोन लेने के लिए जाती है, तो बोलती है कि सर मुझे लोन चाहिए, मुझे क्या है, ससुराल वालों को क्या देना है, डौरी देना। डौरी का मतलब है कुछ दहेज की कुछ रकम रह गई है, तो वो देना है, ठीक है ना। तो वो कहता है ठीक है मैडम, बिल्कुल हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जमानत राशि या कोलेट्रल देना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बैंक वाला क्या बोलता है, बैंक वाला बोलता है मैडम हमें ईमानदारी दे दीजिए, उसी को हम क्या कर लेंगे, जमानत के तौर पर रख लेंगे। तो फिर वो ऐसे ऐसे चलता है। तो खैर वहाँ पे नहीं जाना, समझाने के लिए बता रहा था, माइंड में आ गया एग्जाम्पल। तो सीमांत आवश्यकताओं का मतलब है आप 10 लाख का लोन लिया आपने, तो 10 लाख के लोन के लिए क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ तो गिरवी रखेंगे। 4 लाख 5 लाख की चीज़ क्या करेंगे, या जितने की भी होगी वो क्या करेंगे, उसके पास जमानत के तौर पे बैंक को क्या करेंगे, देंगे। तो उसी के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकताएं। यानी बैंक ने जो आपको ऋण दिया, वाणिज्य बैंकों के द्वारा या किसी भी बैंक के द्वारा आपको ऋण दिया गया, तथा ऋणों के बदले में आपने क्या किया, जो सामान वहाँ पर रखा या जो भी वस्तु वहाँ पर क्या रखी, ज़मानत के तौर पर रखी, उसी के वर्तमान मूल्य को कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, क्या लिया, 10 लाख का लोन लिया, और आपने ज़मानत के तौर पर कितना रखा, 6 लाख का कोई सामान क्या है बैंक के पास ज़मानत के तौर पर रख दिया। तो इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 10 में से 6 गए तो कितना बचता है, 4, यानी 4 लाख। तो ये जो 4 लाख है ना, यही क्या है, आपकी 4 लाख है, इसी को क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकताएं। ध्यान से समझना, सीमांत आवश्यकताओं का मतलब क्या है, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण, बैंक ने कितना ऋण दिया, 10 लाख, तथा ऋणों के लिए दी गई जमानत राशि कितनी दी गई, 6 लाख रुपए वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 4 लाख। तो यही क्या हो गया आपका सीमांत आवश्यकताएं।
अब सिंपल सा क्वेश्चन समझो, अगर सीमांत आवश्यकता आप समझ गए, सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय ये है कि जब बैंकों के द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है और ऋण के बदले में जो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, वस्तु जमानत वाली वस्तु रखा जाता है उनके पास, तो उसी के वर्तमान मूल्य के अंतर को क्या बोलते हैं, सीमांत आवश्यकताएं बोलते हैं। एग्जाम्पल चाहे तो समझा देना, वैसे मैंने खाली समझाने के लिए बताया, ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा सोचो, अगर सीमांत आवश्यकताएं बढ़ जाएं, सीमांत आवश्यकता क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या प्रभाव होगा। सिंपल सा सोचो, जब सीमांत आवश्यकता बढ़ जाएगी तो क्या लोग बाग ज़्यादा उधार लेने का प्रयास या लोन लेने का प्रयास करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है, अब उनको 6 लाख की जगह वो बोलेंगे आपको 8 लाख देना पड़ेगा अगर इतना लोन चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में जो डिमांड होगी किसकी, ऋण की डिमांड कम हो जाएगी। जब ऋण की डिमांड कम हो जाएगी तो वाणिज्य बैंक जो होंगे वो मार्केट में मुद्रा पूर्ति क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब मार्केट में वो लोग मुद्रा पूर्ति कम कर देंगे तो क्या इसका मतलब क्या होगा, मार्केट में मुद्रा पूर्ति कम हो गई, और मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो इसका मतलब है साख की भी पूर्ति क्या हो गई, कम हो गई, और साख की पूर्ति कम हो गई तो हम जानते ही हैं जब मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम होती है या साख की पूर्ति कम होती है तो कौन सी स्थिति ठीक होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो जाती है, नियंत्रित आ जाती है। अब इसी के अपोजिट सोचो, सीमांत आवश्यकताएं जब कम हो जाए, यानी अब 6 लाख देना पड़ रहा था 10 लाख के लोन के लिए, अब आपको 4 लाख देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे ऋण की। तो लोग जब ज़्यादा डिमांड करेंगे ऋण की तो क्या होगा, जो वाणिज्य बैंकों के द्वारा क्या है, साख का सर्जन ज़्यादा किया जाएगा, मुद्रा की पूर्ति मार्केट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होगी तो कौन सी कंडीशन ठीक हो जाएगी, अपस्फीति की स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इस तीरों को समझने का प्रयास करना है, इस तीरों में ही क्या है, सब कुछ समझा है, मतलब सब कुछ समझने का प्रयास है। तो सीमांत आवश्यकताएं बढ़ गई, सीमांत आवश्यकता बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, साख की मांग क्या हो गई, कम हो गई, यानी लोग बाग क्या है, उधार कम लेंगे, क्योंकि क्या है अब उनको 6 लाख की जगह 8 लाख देना पड़ेगा, और साख की भी पूर्ति क्या हो जाएगी, कम। साख की पूर्ति कम होने का मतलब यह है कि साख की पूर्ति कम होने का मतलब क्या है, जब लोग डिमांड ही कम करेंगे, ऋण ही कम लेंगे, तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा क्या साख दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो साख की पूर्ति कम हो जाएगी, साख की पूर्ति कम हो जाएगी तो मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। फिर दूसरी अपोजिट कंडीशन, अगर सीमांत आवश्यकताएं बढ़ जाएँ, यानी अब क्या है, सीमांत आवश्यकताएं कम हो जाए, तो इसका मतलब आप 6 लाख के 10 लाख के लोन के लिए 6 लाख नहीं 4 लाख ही देने हैं। तो जब 4 लाख देने हैं तो लोग बाग क्या करेंगे, साख की मांग ज़्यादा करेंगे, साख की मांग ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में ऋण का साख की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, ये गलत हो गया यहाँ पे, साख की पूर्ति बढ़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साख की पूर्ति बढ़ जाएगा। साख की पूर्ति इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए साख की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, और साख की पूर्ति बढ़ गई तो क्या होगा, मुद्रा पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, अपस्फीति का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। तो ये केवल तीरें ही नहीं है, इन तीरों में क्या है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। तो हाथ की लकीरों से अच्छा है कि इन लकीरों को समझने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए, तो हो सकता है हाथ की लकीरों को भी ये क्या कर सकता है, बदल सकता है। खैर, दूसरा है साख की राशनिंग। क्या है, साख की राशनिंग। हमने ये समझा सीमांत आवश्यकता है क्या, दूसरा है साख की राशनिंग। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और दोबारा से क्या करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। और थोड़ा इस पर इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नया भी है आपके लिए, तो चीज़ें क्या आ जाए, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी चीज़ें भी अगर एक आध चीज़ें रटने की होंगी तो वो हम रट लेंगे, लेकिन क्या है चीज़, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर। मेन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कर लेंगे, और बाकी रट्टू तो होते हैं तो समझ लेना, रट के सब कुछ समझ में हो सकता है, रट के क्या कर लें आप, पेपर में अच्छे नंबर ले आएँ, लेकिन बाद में क्या है वो आपको कभी भी लाइफ में ज़्यादा काम नहीं आएगा, खाली नंबर ही अच्छे ला सकते हैं। लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो क्या है, उसका धाक अलग होगा, कहीं पे भी जाएंगे तो उसको क्या है अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे। और ये केवल 12वीं का टॉपिक नहीं है, बार बार मैंने बताया, किसी कंपटीशन में भी बैठेंगे, किसी डिबेट में भी बैठेंगे, जब करंट अफेयर्स वगैरह आता है कि बैंक में क्या चल रहा है, CRR SLR, तो उसको भी क्या कर जाएंगे आप, अच्छे से समझ जाएंगे। तो साख की राशि,
हाँ, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, साख की राशनिंग। अब समझे, हमने सीमांत आवश्यकता समझ लिया। अब हम समझेंगे क्या कि साख की राशनिंग क्या होती है। साख साख मतलब उधार होता है, ठीक है ना। और राशनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, व्यवसायिक क्रिया के लिए, यानी कोई भी बैंक होता है वो क्या करता है, कोई भी बैंक, ये आउटसाइडिंग नॉइज अगर आपको आए तो प्लीज़ इसको क्या करना, थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करना। बार बार बोला जाता है लेकिन नहीं मानते हैं। पढ़ने, आजकल पढ़ाई लिखाई का तो कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल आ गया सबके हाथ में, तो उल्टी सीधे चीज़ों का ही कल्चर चल रहा है। और आगे जाके पता, इसका परिणाम भी यही होगा। धीरे धीरे क्या होगा, शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा। और फिर सब कुछ क्या है, मोबाइल में ही देखते रहो। और सब चाहते भी हैं कि आप ज़्यादा पढ़े ना, कोई नहीं चाहता कि आप सही से पढ़ें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना और पढ़ने का प्रयास करना। और थोड़ी सी आउटसाइडिंग नॉइस आए तो उसको क्या करना, इग्नोर करना। वैसे ऐप से क्या कर देता हूँ मैं, सारी नॉइस को रिड्यूस करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या, ह्यूमन की जो वॉइस होती है वो क्या रह जाती है, उसमें रह जाती है। फिर भी मैं तेज तेज बोलने का क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो पढ़ाने के साथ अलग से ये सारे भी फैक्टर क्या है, झेलने पड़ते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, साख की राशनिंग। तो साख की राशनिंग का मतलब क्या है कि जो केंद्रीय बैंक होती है ना, केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई हो गई, तो वो क्या करते हैं, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए क्या कर देती है, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए जो वाणिज्य बैंक है उनके लिए क्या कर देती है, ऋण का एक कोटा निर्धारित कर देती है। ऋण का एक कोटा निर्धारित कर देती है। क्या कर देती है, ऋण का एक कोटा निर्धारित कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केंद्रीय बैंक होती है वो विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के मतलब के लिए, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, तो हम लोग समझ रहे थे क्या, साख की राशनिंग। तो बार बार क्या, वीडियो को पॉज करना पड़ जाता है, आउटसाइडिंग नॉइस आने लगता है, और क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते फोकस भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। सामने वाले को कितना भी समझा लो, समझने वाला नहीं है। और बच्चों को क्या ही समझाओगे। साख की राशनिंग बता रहा, तो साख की राशनिंग का मतलब क्या है, वाणिज्य बैंक से, आप समझना क्या है, वाणिज्य बैंकों के द्वारा क्या किया, वाणिज्य बैंक या सिंपल सा समझ ला, बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए ऋण का एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी साख की एक मात्रा का कोटा क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि व्यावसायिक क्रिया क्या, कोई कह रहा है मैं बिल्डर यानी रियल एस्टेट का बिजनेस, कोई मान लो रियल एस्टेट का बिजनेस खोल रहा है, या एक कोई कपड़ों का बिजनेस खोल रहा है, या कोई अपना छोटा मोटा दुकान लगा रहा है, तो उन सब के लिए क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है। और लोन देने का क्या है, एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो करेगा इसको इतना लोन मिलेगा, जो कपड़ों का व्यापार करेगा इतना मिलेगा, हार्डवेयर की जो दुकान खोलेगा उसको इतना। तो इसमें क्या किया जाता है, कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। सिंपल सा समझना, राशनिंग का मतलब क्या है कि राशनिंग का मतलब है कि विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, साख की मात्रा का एक कोटा निर्धारित करना होता है। किसका, साख की, यानी ये जो ऋण देता है ये बैंकों के द्वारा दिया जाता है लोगों को, विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए क्या है, दिया जाता है। और ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, एक कोटे के हिसाब से दिया जाता है, कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे भारत में आरक्षण दिया गया है, SC को, ST को, OBC को, EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% दिया गया है, प्लस PWD को भी, महिलाओं को। तो ऐसे क्या, सबका एक कोटा निर्धारित है। वैसे ही इसमें भी विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए क्या है, साख की मात्रा का एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। और इसका कोटा वोटा मतलब इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। कभी कभी साख की राशनिंग यानी कभी कभी मुद्रा नहीं भी दिया जाता। हो सकता है कि आप बैंक में गए कि सर हमें तो इसके लिए काम चाहिए, कपड़ों के व्यापार के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन आपने या किसी ने भी क्या किया, कपड़ों के व्यापार के नाम पर क्या है, पैसा ले लिया, और वहाँ से क्या कर लिया, जब पैसा ले लिया उन लोगों ने, और उसके बाद उस पैसे को क्या है, वो गलत चीज़ में उपयोग कर रहे हैं, सट्टा वगैरह खिलवा रहे हैं लोगों को, या स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, या नशाखोरी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, अगर बैंक को पता चल गया कि नहीं, ये जो सारे जो ऋण ले रहे हैं वो नकली फॉर्म बना के, नकली कागज़ बना के क्या है, ऋण ले रहे हैं और सट्टेबाजी में क्या है, इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर दिया जाता है, साख की राशनिंग को रोका भी जा सकता है। तो ध्यान रखना। तो साख की राशनिंग तब की जाती है जब सट्टे की क्रियाओं के लिए ऋण पर रोक लगाना होता है।
रोक लगाने का मतलब आप कोटा निर्धारित कर दिया कि आपको क्या है, ये भी नहीं मिलेगा, जो मिल रहा था उससे भी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पता चल गया कहीं ना कहीं ये क्या है, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सट्टा वगैरह की क्रियाएं कर रहे हैं। आजकल देख ही रहे हैं ऑनलाइन सट्टे को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े बड़े एक्टर आके, एक्ट्रेस आके जानते ही होंगे, नाम लेने का क्या ही मतलब बनता है। वैसे तो वो लोग पब्लिक फिगर है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, रम्मी हो गया या मतलब जो भी गैम्बलिंग हो गई, ऑनलाइन गैम्बलिंग का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रचार करके पहले देखना, कभी भी आपको ऐड दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा, पहले बता देंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, और लास्ट में जब टर्म एंड कंडीशन पढ़ने की बारी आती है ना, पढ़ते तो हैं लेकिन ऐसे 100 की रफ्तार में पढ़ के जाते हैं कि समझ में भी नहीं आता है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से खैर इस पे आते हैं। तो साख की राशनिंग समझ गए होंगे। विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के लिए क्या किया जाता है, साख की एक मात्रा का कोटा निर्धारित करना होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, साख की राशनिंग। और साख की राशनिंग पर तब रोक लगाई जाती है जब सट्टे की क्रियाओं को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, प्रतिबंधित करना पड़ता है। और फिर क्या है, वाणिज्य बैंक कोटे से अधिक ऋण नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, जो कोटा निर्धारित कर दिया उससे ज़्यादा उसको ऋण नहीं मिलेगा। जैसे आरक्षण 7.5 समथिंग दे रखा है किसको, SC ST को दे रखा है, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। OBC को 27%, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। EWS को 10% दे रखा है, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, जो भी बैंकों के पास पैसा आता है वो उसने बांट तो दिया है, लेकिन हर क्षेत्र के लिए क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना पड़ता है कि एग्रीकल्चर में इतना देना है, कृषि क्षेत्र में, उद्योग में इतना देना है, सेवा क्षेत्र में। क्योंकि अगर वो निर्धारित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल सेवा क्षेत्र को जब ज़रूरत पड़े, या उद्योग क्षेत्र को ज़रूरत पड़े, या कृषि क्षेत्र को ज़रूरत पड़े, तो उसके हिसाब से कोटा वहाँ पर हो ही ना, और उसको ऋण ना मिल सके। तो ऐसे में क्या है, अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है, चरमरा सकती है। इसलिए क्या है, बैंक कोटे से अधिक ऋण नहीं देते हैं। और मुद्रा पूर्ति कभी कभी क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है तथा नियंत्रित भी किया जाता है। यानी अगर ज़्यादा मुद्रा उधार दी जा रही है कोटे से ज़्यादा, तो उस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि मार्केट में क्या हो सके, नियंत्रण बन सके। तो ये मैंने बुलेट पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे ही लिखना, साख की राशनिंग लिख देना, इसका डेफिनेशन लिख देना, 1 2 3 करके क्या कर दो ना, इसको लिख देना, आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जब भी अपना आंसर लिखते हैं तो क्या करना है, उस पर ब्लैक पेन यूज़ करो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक से लिखा है ना, तो आप भी यहाँ पे क्या लिखो, ब्लैक पेन से लिखो। ये क्या लिखो, ब्लू पेन से लिखो। और साथ में क्या रखो, एक पेंसिल रखो। और पेंसिल से क्या कर सकते हो, जैसे कोटा निर्धारित है, तो यहाँ पर क्या कर दो, कोटा निर्धारित को हाईलाइट कर दो। क्योंकि हमें दिखाना है एग्जामिनर को, देख भाई तुझे ये देखना पड़ेगा। एग्जामिनर को मजबूर कर दो अपनी कॉपी पे देखने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि क्यों देखेगा आपकी कॉपी, इतना सबका लिखा हुआ राम कहानी लिखा, आपका ही क्यों देखे, आपका इसलिए देखे क्योंकि आपने क्या किया है, थोड़ा हाईलाइट किया है। आप बोलोगे कि हाँ देखो, ऐसा नहीं है खाली सुंदर का मतलब है कि उसको सजा के आ गए, यहाँ फूल यहाँ पत्ती। इससे सस्ता नहीं, सस्ता आपके कॉन्सेप्ट से, प्लस आपने क्या हाईलाइट किया है, आपने क्या कोई डायग्राम बनाया, कोई मैपिंग किया है, तो इन सब चीज़ों से क्या है, चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के लिए हटा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट में अपस्फीति की कंडीशन है, मार्केट में मुद्रा पूर्ति को क्या करना है, बढ़ाना है, तो कोटे का जो क्या है, कोटे पर जो प्रतिबंध लगाया कि मार्केट में आप पैसा नहीं देंगे या मुद्रा का जो ऋण है ज़्यादा नहीं देंगे, तो ये हटा दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या हो, अपस्फीति नियंत्रण में आ जाए। एग्जाम्पल जैसे कोरोना समझना, कोरोना में क्या हुआ था कि मार्केट में क्या आ गया था, पैसे की कमी आ गई थी, डिमांड कम हो गई थी। तो डिमांड कम हो गया, पैसा कम हो गया मार्केट में, तो मार्केट में पैसे को कहीं ना कहीं क्या है, बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट ने या बैंकों ने क्या किया होगा उस समय पर, किया कि मुद्रा पूर्ति को मार्केट में बढ़ाना होगा। तो साख की राशनिंग जो कोटा निर्धारित किया गया था, उससे भी थोड़ा पैसा क्या है या जो प्रतिबंध लगाया था मुद्रा पूर्ति पर, उस प्रतिबंध को हटा लिया, जिसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति कम हुई या अपस्फीति कम हुई और मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई। तो ये क्या हो गई, साख की राशनिंग। तो ध्यान रखना, कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। बता देता हूँ, फिर एक ओवरव्यू दूंगा तो समझ में आ जाएगा। और प्रयास करो कि नोट्स तैयार करते चलो, क्योंकि लास्ट में जब बुक पढ़ने बैठोगे ना, तो कुछ समझ में नहीं आना, सब क्या हो जाएगा, नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर माथा पकड़ के रोओगे, हो सकता है फेल तो अब क्या ही हो गए, इतना आसान कर दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसे में भी फेल हो जाओगे तो समझ लेना बहुत ही ख़राब स्थिति है। खैर
अब है यही समझेंगे कि है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का मतलब क्या है? अगर साख की राशनिंग का प्रवेश होता है, साख की राशनिंग का प्रवेश का मतलब है कहीं ना कहीं बैंक ने क्या किया, एक कोटा निर्धारित कर दिया कि इससे ज़्यादा कोटा नहीं देंगे। तो जब इतना निर्धारित कर दिया तो क्या है, मान लीजिए बैंक ने बोला अब 10 लाख से ज़्यादा हम मुद्रा पूर्ति नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, ध्यान रखना। तो साख की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा क्या है, साख की पूर्ति कम होगी, क्योंकि क्या है, कोटा उसका क्या कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। और जब साख की पूर्ति कम हो जाएगी तो मुद्रा पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मुद्रा पूर्ति कम होगी तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? मुद्रास्फीति नियंत्रित। साख राशनिंग का प्रवेश, साख पूर्ति, मुद्रा पूर्ति कम। तो ये देखना कि साख की राशनिंग का प्रवेश का मतलब क्या है। साख की राशनिंग का प्रवेश का मतलब है कि साख की पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। और साख की पूर्ति कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, मुद्रा पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य क्या है। तो साख की राशनिंग का मतलब समझ गए। साख की राशनिंग का प्रवेश का मतलब है एक बैंक ने कोटा निर्धारित कर दिया। जब कोटा निर्धारित कर दिया तो इसका मतलब क्या है, वाणिज्य बैंकों के द्वारा साख की पूर्ति को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब साख की पूर्ति कम हो गई तो मार्केट में मुद्रा पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो कौन सी स्थिति सही हो जाती है, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। दूसरा अपोजिट है, अगर साख की राशनिंग को हटा दिया, कोटा निर्धारित हटा दिया सरकार बैंक ने, तो क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा पूर्ति होगी। वाणिज्य बैंकों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाएगा, मुद्रा उधार दिया जाएगा, साख सर्जन होगा। तो क्या होगा, जब साख सर्जन होगा तो मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी तो अपस्फीति का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और ये शायद नीचे ना दिख रहा हो तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुद्रा पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, मुद्रा पूर्ति बढ़ने से अपस्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो वर्डिंग पे ध्यान देना, क्योंकि सब कुछ पढ़ाना है और सही से पढ़ाना है। और आप भी क्या करो, अच्छे से पढ़ने का क्या करो, प्रयास करोगे। हाँ हाँ हूँ में समझोगे तो ऐसे ही लाइफ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, पढ़ने का प्रयास करो। 5-6 महीना और है, डट के पढ़ लो अच्छे से। मार्च अप्रैल में पेपर आता है, उसके बाद खूब खेलना। 3-4 महीने मिलेगा, खूब बढ़िया से क्या करना, एंजॉय करना। तो ये हो गया क्या, सीमांत आवश्यकताएं देख लिया, साख की राशनिंग देख लिया। आप देखेंगे नैतिक प्रभाव। क्या देखेंगे, नैतिक प्रभाव। नैतिकता का मतलब क्या होता है, मोरल वैल्यू। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या था, एक बुक आती थी नैतिक शिक्षा की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सोने के अंडे वाली, कि उसमें क्या बताते थे कि मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो उसने मुर्गी को ही मार डाला, मुर्गी को मार दिया ताकि सारे क्या है, उसको सोने का अंडा मिल सके। लेकिन क्या है, उससे भी हाथ धो बैठती है। तो बहुत सारी आपने कहानी सुनी होगी नैतिक प्रभाव, नैतिक वाली। तो नैतिक शिक्षा, इसमें भी नैतिक प्रभाव का मतलब ये है, नैतिक प्रभाव का मतलब ये होता है कि आरबीआई क्या करती है, कुछ दिशा निर्देश देती है। दिशा निर्देश का मतलब है एक तरीके की सलाह देती है। क्या देती है, सलाह देती है वाणिज्य बैंकों को कि आपको क्या करना है, मार्केट में कब ऋण देना चाहिए और कब ऋण नहीं देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसके लिए कोई वाणिज्य बैंक बाध्य नहीं है कि उसकी बातों को मानेंगे ही मानेंगे। जैसे कि आपके घर वाले समझाते होंगे, टीचर समझाते होंगे, पढ़ लो बेटा, लेकिन हम लोग क्या है, वो नैतिक रूप से समझाते होंगे, जैसे भी समझाते होंगे, हमारे फ्यूचर के लिए समझाते होंगे। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोग तो बात मानते नहीं है, तो उसका क्या है, आगे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो वैसे ही क्या है कि केंद्र बैंक के द्वारा भी क्या किया जाता है, वाणिज्य बैंकों को कुछ सलाह दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको ये सारी बातों को मानना चाहिए, ताकि क्या है, कंडीशन अच्छी रहे। तो वाणिज्य बैंक मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मार्केट में क्या होगी, मुद्रा पूर्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। मुद्रा पूर्ति ज़्यादा का मतलब है मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि वस्तुओं की कीमत क्या है, बढ़ चुकी है। वस्तुओं की कीमत जब बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को कम करना है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक सलाह देगी वाणिज्य बैंकों को कि आप ऐसी कुछ नीतियाँ बनाइए जिससे क्या हो सके कि मुद्रा की पूर्ति क्या हो सके, मार्केट में कम हो सके। लेकिन दूसरी ओर क्या हो सकता है कि मुद्रा की मार्केट में अपस्फीति हो, लोगों पे पैसा ना हो, डिमांड ना हो, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है,
आरबीआई के द्वारा आरबीआई सलाह देगी कि आप ऐसी उदारतापूर्ण नीतियाँ बनाइए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा मिले, ऋण मिले और मार्केट में डिमांड बढ़े और मुद्रा पूर्ति बढ़े, ताकि अपस्फीति की स्थिति क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो यही सारी बात है। शायद अगर साइड में ना भी दिख रहा हो तो मेरी बात को सुन के लिख लेना। तो नैतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है? नैतिक प्रभाव का मतलब होता है आरबीआई द्वारा कुछ दिशा निर्देश या सलाह दिया जाता है किसको? वाणिज्य बैंकों को, कि अगर मुद्रास्फीति कंडीशन है तो इसमें सीमितता कर देते हैं। सीमितता का मतलब आप कम से कम क्या करो, लोगों को ऋण दो, ज़्यादा ऋण मत दो। लेकिन अगर अपस्फीति की स्थिति है यानी डिफ्लेशन, मार्केट में डिमांड कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, उदारता दिखाइए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दीजिए। इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। तो ये तीनों हो गए, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव का सिंपल सा मतलब है, नैतिक प्रभाव से ये अभिप्राय है जब आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, अब वाणिज्य बैंकों को कुछ सलाह दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, एक विशेष कंडीशन में काम कीजिए। अगर मार्केट में क्या है, अगर मार्केट में डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाइए। डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए, उदारतापूर्वक ऋण दीजिए। अगर मार्केट में मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है या इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या कीजिए, आप लोन को सीमित कर कीजिए, लोगों को उधार कम दीजिए। इससे क्या होगा, मार्केट जो है संतुलन में, इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा। तो ये नैतिक प्रभाव है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है साख गुणक। क्या है? साख गुणक। देखिए साख गुणक क्या होता है, इसको अभी रहने दीजिए, इसको मैं लास्ट में समझाता हूँ। अभी पहले इसको समझ लेते हैं, नहीं तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा पूछता भी नहीं, ये समझा देते हैं पहले। आप समझिए बैंक दर और रेपो दर में क्या अंतर है। बैंक दर और रेपो दर, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो थे केंद्र बैंक के, जो मात्रात्मक उपकरण थे, उसमें मैंने बताया था बैंक दर और रेपो दर का मतलब क्या, दोनों का मतलब सेम होता है। जब केंद्र बैंक के द्वारा यानी बैंक दर या रेपो दर वह दर है जो केंद्र बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को क्या है, जिस दर पर उधार दिया जाता है, मुद्रा उधार दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। दोनों सेम होता है, लेकिन जो बैंक दर होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। और बैंक दर के लिए ना, बैंक दर के लिए कोई भी जमानत की राशि रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो रेपो दर है, रेपो दर अगर कोई लेने जाएगा बैंक, तो उसके को क्या है, कोलेटरल के तौर पर जमानत के रूप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। और ये दीर्घकाल के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है। खैर देखते हैं एक करके क्या है। बैंक दर और रेपो दर में क्या है अंतर, तो इसको लिख देना, बैंक दर और रेपो दर में अंतर निम्नलिखित है। और इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट से समझाने का प्रयास करना है। इधर बैंक दर लिखना, इधर रेपो दर लिखना, ऐसे ही लाइन बना देना, जैसे बना है वैसे ही। खैर यहाँ तो ऐसे कट्टा से लगा हुआ है, तो आपको काटना नहीं है, आपको तो पूरा पेपर मिलेगा, वहाँ पे अच्छे से क्या है लिखना है। तो बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या होता है? आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को बिना जमानत के ऋण देना। यानी जब बैंक रेट पर जब वाणिज्य बैंक लोन लेने जाते हैं ना, तो उसके लिए उनको क्या है, कोई भी जमानत की चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझिए, हम एक व्यक्ति है, वो क्या है, बैंक से लोन लेने गया, उसने बोला ले जाओ लोन, आपको इसके लिए कुछ भी रखने की गिरवी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही वाणिज्य बैंक भी क्या है, जब आरबीआई के पास जाते हैं और उनको कुछ भी बिना गिरवी रखे जब लोन मिल जाता है जिस भी ब्याज दर पर, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक दर। लेकिन इसमें क्या होता है, आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को बिना ज़मानत के ऋण नहीं दिया था। यानी आपको कुछ ना कुछ क्या है, ज़मानत रखनी पड़ेगी। और ज़मानत के तौर पर क्या करता है, वाणिज्य बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों को वहाँ पर क्या है, जमा करवा दिया जाता है। ये वर्ड भी याद रखना है, इसको बोलते हैं कोलेट्रल। इसको लिख देता हूँ, इंग्लिश वर्ड भी जानने चाहिए, उससे क्या होगा, यहाँ पे जगह भी नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोलेट्रल के तौर पर क्या है, रखना पड़ता है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है ना। और ये मत समझना इंग्लिश सीखेंगे हम लोग भारतीय, हम लोग अंग्रेजी क्यों सीखें, हमारा अपमान हो जाएगा, हम हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी भाषी क्यों बने, या हम तमिल भाषी, जो भी भाषा आप बोलते हो। तो ये सारी चीज़ों को भूल जाना, ये समझना हमें क्या करना, अपना डेवलपमेंट करना। और डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंग्लिश आना भी क्या है, ज़रूरी है।
तो कभी मौका मिलेगा तो एक वीडियो में बताऊंगा भी कैसे अपनी इंग्लिश को क्या करें, इन्हेंस करें, ठीक है ना। तो दोनों भाषाओं में क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, ताकि आगे जब आप बैठे अंग्रेजी भाषी लोगों के साथ तो आप क्या अनकम्फर्ट फील ना करें। और बताऊंगा कैसे जीडी वगैरह करते हैं, कैसे आप 2-4 दोस्त मिलके क्या कर सकते हैं। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपके लिए क्या होगी, फ़ायदेमंद होगी। खैर, तो सिंपल से समझ गए ना। बैंक दर क्या होता है, जब आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को बिना जमानत के ऋण दिया जाता है, बैंक दर। और इसमें क्या है, बिना जमानत के ऋण नहीं मिलता है, प्रतिभूतियों को जमा करवाना पड़ता है। दूसरा हो गया, प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की सुविधा नहीं है। प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की सुविधा नहीं है, केवल बट्टा मात्र। इसका मतलब क्या है, जो एक बार प्रतिभूति चली गई, किसके पास एक बार प्रतिभूति अगर चली गई वाणिज्य बैंक के पास, सॉरी आरबीआई के पास, तो दोबारा से क्या है, प्रतिभूतियों को नहीं खरीदा जा सकता। एक बट्टा मात्र है। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। तो इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, जैसे लिखा है वैसे ही समझ लेना। और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ लेना ज़्यादा दिमाग भी क्या होता है, हानिकारक होता है। तो जितना लिखा है उतना समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। इसमें क्या होता है, पुनः खरीद की अनुमति होती है, और पुनः खरीद दर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि बैंक रेपो दर को दे देगा। रेपो दर को क्या बोलते हैं, 1 2 3। तो रेपो दर को पुनः खरीद दर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी प्रतिभूतियों को बेच दिया तो उसको क्या है, दोबारा से उसको खरीदा जा सकता है, इसलिए इसको खरीद दर भी बोलते हैं। और जो बैंक दर क्या है, दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, और लेकिन ये क्या है, अल्पकाल के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना बैंक दर और रेपो रेट में क्या अंतर है। फिर है चयनात्मक साख नियंत्रण किसे कहते हैं। क्या है चयनात्मक साख नियंत्रण, ये भी मतलब ऐसे ही समझने वाला। चयनात्मक का मतलब होता है, चयनात्मक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, केंद्र बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ चयनात्मक क्षेत्रों में या चुनिंदा क्षेत्रों में क्या है, ऋण दिया जाता है, या एक तरीके से कह लीजिए केंद्र बैंक के द्वारा विभेदमूलक नीति है। कौन सी नीति है, विभेदमूलक नीति है। विभेदमूलक नीति का मतलब क्या होता है, जब केंद्र बैंक देखती है, एक तरीके से नैतिक प्रभाव जैसा ही है ये कहीं ना कहीं। विभेदमूलक नीति इस रूप में हुई, अगर केंद्र बैंक को लग रहा है कि मार्केट में मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, मुद्रा पूर्ति को क्या करेगी, कम करने का प्रयास करेगी। और उसको लगेगा अगर इन्फ्लेशन कम है या अपस्फीति की स्थिति है, तो ऐसे में क्या है, मुद्रा पूर्ति बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं एक हॉट्स वाले जो क्वेश्चन है उसको भी प्रयास करूंगा कि आपको क्या एक वीडियो के थ्रू दे दिया जाए, तो उसके भी पीछे प्रयास कर रहा हूँ। टाइम कम रहता है तो देखता हूँ, अगर वो भी मिल गया तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है उसमें डाल दूंगा। यहाँ समझा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथ ये समझना है खाली इसको। तो चयनात्मक साख नियंत्रण किसे कहते हैं, तो चयनात्मक साख नियंत्रण से अभिप्राय ये है कि जब अर्थव्यवस्था में केंद्र बैंक के द्वारा क्या है, कुछ विभेदकारी नीति अपनाई जाती है कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, चयनात्मक साख नियंत्रण बोलते हैं। और साख को प्रोत्साहन, यानी अगर लग रहा है साख को, यानी ऋण को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है, अगर केंद्र बैंक को लग रहा है कि क्या है, मार्केट में पैसों की कमी है, डिमांड की कमी है, लोगों पे खाने पीने का पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगी, साख को प्रोत्साहन करेगी। और इस प्रोत्साहन को क्या बोलते हैं, धनात्मक प्रयोग के माध्यम से इसका उपयोग करेगी। और निरुत्साहित, वही सारी निरुत्साहित क्या, अगर मार्केट में मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो कम करनी है, और सट्टे की गतिविधियां चल रही हैं, इन सब पे रोक लगानी है, तो इन नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए क्या करती है, साख नियंत्रण किया जाता है, यानी मुद्रा की पूर्ति को निरुत्साहित किया जाता है। और ये किसके माध्यम से किया जाता है, नकारात्मक प्रयोग। तो ये चयनात्मक में कहाँ पे मुद्रा की पूर्ति करनी है तो पॉजिटिव प्रयोग हो जाएगा, और नहीं करनी है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा लेक्चर है। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। साख का नियंत्रण यानी गुणक बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, RBI के द्वारा, भारत की केंद्र बैंक के द्वारा क्या है, निर्धारित किया जाता है। ये खाली एक बार देख लेना, यहाँ से आएगा नहीं आएगा कोई मतलब, लेकिन फिर भी था किताब में, तो मैंने क्या है इसको लिख दिया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है K1/CRR। CRR का मतलब क्या होता है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका मतलब क्या, एक बार पढ़ दे रहा हूँ फिर समझाता हूँ कि साख गुणक का मतलब क्या होता है। गुणक को K से क्या करता है, डिनोमिनेट करते हैं। तो देखते हैं, मुद्रा की अधिकतम राशि को प्रकट करता है, मुद्रा की अधिकतम राशि को प्रकट करता है जो RBI के पास नगद कोषों को
दिए होने पर वाणिज्य बैंक द्वारा सृजित किया जाता है। या कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब है कि जब, सिंपल सा ये मतलब समझना, साख गुणक का मतलब ये होता है मुद्रा की अधिकतम राशि को प्रकट, यानी मुद्रा की अधिकतम राशि को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या है, जब वाणिज्य बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक को क्या है, नगद के रूप में कुछ पैसा दे दिया जाता है, जैसे CRR बोलते हैं, मैंने बताया भी था CRR का मतलब क्या होता है। CRR से अभिप्राय ये होता है कि कुल जमाओं का, उनकी जो भी कुल जमाएं होती है ना वाणिज्य बैंकों का, तो उसको एक न्यूनतम प्रतिशत क्या है, आरक्षित के रूप में किसके पास रखना पड़ता है, केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास रखना पड़ता है। उसी को नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और उसको रखने के बाद केंद्रीय बैंक पे जो पैसा बचता है उसको वो जो उधार देती है लोगों को, तो उसी को क्या बोलते हैं, साख गुणक कहते हैं। तो सिंपल सा वर्ड एकदम ध्यान रखना, साख गुणक का मतलब क्या होता है, साख, सिंपल भाषा में साख गुणक का मतलब होता है मुद्रा की अधिकतम राशि को प्रकट करता है जब वाणिज्य बैंकों के द्वारा किसको वाणिज्य बैंकों के द्वारा किसको, RBI को क्या किया जाता है, नगद के रूप में क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है CRR के रूप में। उसको देने के बाद जो भी उन पे पैसा बचता है उसका क्या कर सकते हैं वो लोग, सर्जन कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, साख गुणक बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर लेना, समझ लेना। तो कुछ चीज़ है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट ओवरव्यू, क्या क्या हमने पढ़ा। हमने साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण पढ़े, इसमें सीमांत आवश्यकता पढ़ा, जिसमें क्या है, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण तथा ऋणों के लिए दी गई जमानत वाली वस्तु के मूल्य का अंतर है। हमने देखा सीमांत आवश्यकताएं बढ़ गए तो साख की मांग कम, मुद्रा पूर्ति कम, साख की पूर्ति कम, मुद्रा पूर्ति कम, मुद्रास्फीति नियंत्रण। सीमांत आवश्यकताएं कम हो गई तो साख की मांग बढ़ गई, साख की पूर्ति बढ़ गई और मुद्रा पूर्ति बढ़ गई तो अपस्फीति क्या हो गया, नियंत्रित। साख की राशनिंग यानी विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित किया जाता है, और ये तब किया जाता है जब सट्टे की क्रियाओं पर के लिए रोक लगाया जाता है, तो साख की राशनिंग किया जाता है। और कोटे से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता, मुद्रा पूर्ति पर प्रतिबंधित होता है और नियंत्रित भी किया जाता है। और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के लिए इसको हटा दिया जाता है। अगर इसका प्रवेश हो रहा है साख की राशनिंग का, तो साख की पूर्ति घटेगी, साख की पूर्ति घटेगी तो वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति कम होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। इसका अपोजिट अगर हटा दिया जाता है, साख पूर्ति बढ़ेगी और मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी और अपस्फीति नियंत्रित हो जाएगी। नैतिक प्रभाव, जब RBI द्वारा सलाह दिया जाता है मुद्रास्फीति या सीमित करने के लिए तथा अपस्फीति यानी उदारता दिखाने के लिए। साख गुणक यानी मुद्रा की अधिकतम राशि को प्रकट करता है जो RBI के पास नगद कोषों के दिए होने पर वाणिज्य बैंकों द्वारा सृजित किया जा सकता है। बैंक दर रेपो रेट यानी ये बिना जमानत के मिलता है, ये जमानत के साथ मिलता है। इसकी पुनः प्रतिभूतियों की खरीदा नहीं जा सकता, इसको खरीदा जा सकता है। पुनः खरीद दर कहते हैं ये दीर्घकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। चयनात्मक यानी कुछ चयनात्मक क्षेत्रों में दिया जाता है, इसको केंद्रीय बैंक की भेदमूलक नीति बोलते हैं। साख प्रोत्साहन दिया जाता है जब कोई मार्केट में डिमांड को बढ़ाना हो, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना हो तो इसको धनात्मक प्रयोग, और डिमांड को घटाना हो, मुद्रास्फीति की कंडीशन हो सट्टे की, तो ऐसे में क्या है उसको कम किया जाता है। तो ये था हमारा क्या ओवरऑल लेक्चर था। तो अगर आपको कुछ भी इसमें चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा हो या आपको चीज़ें क्या है अच्छे से समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही हो, तो लेक्चर को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, हमें फीडबैक मिलता है, समझने का क्या करेंगे, हमें भी पता चलेगा कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा, समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, या अपने मियाँ मिट्ठू बनते जा रहे हैं, खुद को ही पढ़ा लिया, खुद को ही समझा लिया, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसके लिए पढ़ाया जा रहा है अगर वो उसको समझ में ना आ रहा हो तो इसका पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लेक्चर को क्या कर लें, लाइक करें, और नहीं समझ में आता तो क्या करें, डिसलाइक करें। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं, मैं हट जाऊँगा, आप क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हट जाता हूँ मैं। तो आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आप लेक्चर का वो ले लें स्क्रीनशॉट।